हैं नज़र 24 लाइव। आज हमारे साथ ऐसे सख्त युवा हैं जो पहचान की मुस्ताद नहीं है। आज संघर्ष ही इनका एक पहचान है। लोगों का सामने अगर संतोष जी दिखते हैं तो लगता है कि नहीं पहचान की मुस्ताद नहीं है। लेकिन एक कांके विधानसभा से CPI के उम्मीदवार हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि किस मुद्दा को लेकर के आपने मैदान में आए हैं। नमस्कार सर। संतोष जी, आपने चुनाव लड़ने के लिए क्या मकसद था, मतलब उम्मीद था कि हम चुनाव भी लड़े? नहीं, पहले तो बताए राजनीति में आने की भी उम्मीद नहीं थी। समाज सेवा मतलब सामाजिक थे, समाज के बीच में पढ़ाई लिखाई करते थे, नौकरी के लिए करना था। लेकिन परिस्थिति जो होती है ना, इंसान को उसके अनुसार चलना पड़ता है। समय के अनुसार इंसान चलता है, इंसान समय के अनुसार ही चलता है। और उसी के अनुसार मुझे परिवर्तन करना पड़ा अपना लाइन, और फिर सामाजिक रूप से मैं जुड़ते चला गया लोगों के बीच में। अंततः राजनीति में आने का कारण ये था कि यहाँ युवाओं को मौका नहीं मिल रहा था। युवाओं की लड़ाई कोई लड़ने वाला कोई नहीं था, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में जो आज निराशा है उससे सुनने वाला कोई नहीं था। अब इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, राजनीति सब करते हैं। कांके विधानसभा के लिए हम, जैसे मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ, कांके विधानसभा का आप इतिहास उलट के देखिएगा, वहाँ कोई भी विधायक 2 टर्म से ज़्यादा वो नहीं रहा, उसे रिप्लेस कर दिया गया। मैक्सिमम 2 टर्म। एक होता है बड़ा नेता बनता है, वो समाज से बना है, ये किया, वैसा कुछ नहीं हुआ। जिस कारणवश वहाँ मजबूत नेता नहीं प्राप्त हो सका, जिसके कारण वहाँ के लोग कहीं ना कहीं विकास से अलग रहे। अब क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये आम जनता को छूते हैं। जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य को आप अपग्रेड नहीं कीजिएगा, आप रोजगार की ओर नहीं जा सकते। और जब तक रोजगार आप अच्छे नहीं कर सकते हैं, मानव की वस्तु स्थिति जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। देखिए सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उन पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन में नहीं, अभी आप पे अलग हो गए, लेकिन लोकसभा के टाइम में गठबंधन में सपोर्ट किया था क्या? लोकसभा में भी हमारी पार्टी ने अलग से कैंडिडेट उतारा था, और अभी भी हमारी पार्टी ने अलग से कैंडिडेट उतारा है। हमारी पार्टी मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी वंचितों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी उन सभी वर्गों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है जिसका सुनने वाला कोई नहीं है। और इसका एक इतिहास है, कम्युनिस्ट का एक इतिहास है उन सभी की लड़ाई लड़ने के लिए। जब कोई किसी का लड़ाई नहीं लड़ता, कम्युनिस्ट वहाँ सबकी लड़ाई लड़ते हैं। संतोष जी, ठीक आपने बोला कि ठीक है आप गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन नहीं आपके साथ में है। लेकिन अभी जो इंडिया गठबंधन जो है, युवाओं को रोजगार देने के लिए एक दौड़ का प्रक्रिया था, और दौड़ करने पर कितने लोग को अपनी जान को कुर्बानी देना पड़ा। ये कैसी जॉब था कि जो अपने आप को जान त्याग करके उनको जॉब तो नहीं मिला, लेकिन क्या मिला, 2 गज कफन मिला। अब इस पर क्या बोलना चाहिएगा? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे भारत देश की टोटल पॉपुलेशन आपका 1,40,00,000 करोड़ से ऊपर है। और जो नौकरी में जितने लोग हैं सरकारी नौकरी में, राज्य सरकार केंद्र सरकार मिला लीजिएगा कि लगभग केंद्र सरकार जो गूगल के थ्रू जो डाटा है वो 48 लाख समथिंग है, 50 लाख के आसपास देख लीजिए। और राज्य सरकार जो देती होगी वो मान लीजिए सभी राज्यों को मिला के 50 लाख मान लीजिए। तो मतलब 140 करोड़ जनसंख्या की आबादी वाले देश में लगभग 1,40,00,000 नौकरी। लेकिन उसके अलावा जो रोजगार है उसके बारे में तो आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना है। वो ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होगा? आपको उनको मेडिकल्स के लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, और जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं उसको ITI के माध्यम से, डिप्लोमा के माध्यम से, उसे ANM और GNM जैसे डिप्लोमा डिग्री देते हुए, उसे फार्मासिस्ट डिग्री देते हुए वैसे सरकारी कॉलेजेस को खोलना चाहिए। यदि उनका सरकारी में नहीं हुआ तो कम से कम झारखंड आज के डेट में विकासशील राज्य है। झारखंड में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड का जन्म हुआ है, झारखंड अभी युवा अवस्था में है, और झारखंड में अभी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी हॉस्पिटल्स प्राइवेट स्तर पे खुल रहे, तो वहाँ तो रोजगार उत्पन्न होता। तो लेकिन उस जगह पे लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि शिक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। अब जिसके घर में महंगाई बढ़ चुकी है, अब लोग पेट देखेगा कि कलम देखेगा? क्योंकि कलम तब तक देखेगा 3 से 4 बार
2 दिन 3 दिन 4 दिन वो कलम देखेगा, लेकिन पेट की बात जब आएगी तो 5 दिन 6 दिन के बाद वो पेट देखेगा। तो जब तक भोजन नहीं मिल जाता है आदमी कलम के बारे में नहीं सोचता है। तो अब भोजन जो है उसकी उपलब्धता नहीं हो पा रही क्योंकि महंगाई अधिक है, महंगाई बढ़ते जा रही है। अब महंगाई कैसे बढ़ रही है, उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह से उसमें जिम्मेवार भी है और उसमें काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जिम्मेवारी भी उनकी है क्योंकि जनता ने उन्हें बैठाया है। तो अब मैं ये कहता हूँ आपको कि रोजगार उत्पन्न करने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो मान लीजिए 10वां ही पास है या 8वां ही पास है, उसको आप फिल्टर, मैकेनिक्स, इस तरह का भी आप उसको ट्रेनिंग दीजिए फ्री फंड में, फ्री। उस तरह का कौशल विकास के द्वारा बहुत सारी योजना चल रही है, फिर भी युवा बेरोजगार है। फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लोग, अगर देखा जाए तो बेरोजगारी ज़्यादा चरम पे है। उस बेरोजगारी को कैसे पाटने के लिए युवाओं को कैसे मोटिवेट करने की जरूरत है, जो आप उस जगह पे आप खड़ा हो पाइए। देखिए, इसमें सबसे पहले आप कौशल विकास के तहत तो उनको ट्रेनिंग मान लीजिए दे रहे हैं, लेकिन वो तो रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार देने के लिए आपको कहीं ना कहीं कल कारखाने को स्थापित करना होगा। रोजगार देने के लिए कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल्स को खोलना होगा, सरकारी भी प्राइवेट को अनुशंसा करते हुए जितनी भी ज़मीन है, गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन है, उनको आपको सिंगल डोर सिस्टम के थ्रू वहाँ पर उनको सुविधा के अनुसार उनको देना होगा कि वो यहाँ आ सके, झारखंड में अपने आप को कर सके। प्रक्रिया लेंदी नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया बहुत सरल होनी चाहिए, प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की बात है। अब देखिए, सरकारी नौकरी पे ही सभी डिपेंड है, सभी कोई आपको फ्री फंड पे, मतलब सरकारी सेवा पे कोई एक MBA कॉलेज बता दीजिए जो सस्ते दर पे 5,000, 10,000 या 50,000 में MBA करवाता हो, ठीक है, और सरल तरीके से लोन मिलता हो, ठीक है। या ऐसा कोई बता दीजिए जिसमें बोल दिया गया, सरकार के तरफ से ये नीति लाया गया कि ये सरकारी कॉलेजेस में जो 10,000, 20,000 या 5,000, 50,000 रुपया लग रहा है, जब तक आप पढ़ोगे इसका खर्च मैं वहन करूँगा। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उससे 2 साल 3 साल के बाद जब आप स्टेबल हो जाओगे, उसके बाद आप मूल रूप से जो आपने पैसा लिया वो आप चुकती करोगे सूद में, इंस्टॉलमेंट में। ये प्रक्रिया हो सकती है। ये बहुत अच्छा आपकी एक सोच है कि जो व्यक्ति, जो युवा, जो नौजवान पैसे नहीं है, शिक्षा ग्रहण करना चाहते, उसके सरकार एक प्रक्रिया के तहत उसको शिक्षा दे, और उसको जब सेटलमेंट हो जाते हैं, कहीं एडजस्टमेंट हो जाते हैं, तो कुछ दिन को बाद उसका पैसा धीरे धीरे पार्ट लेना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि अभी मैया सम्मान योजना चल रहा है, तो उससे कितना ज़्यादा मतलब कि महिलाओं के प्रति इस तरह का है कि जो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण का में आप जो भी महिलाओं को प्रोत्साहन देने की राशि की बात हो रही है, जैसे 1,000 रुपया, 2,500 रुपया, 2,100 रुपया, ये अच्छी बात है, देनी चाहिए। इसका कारण क्या, नहीं मैं बता रहा हूँ देना चाहिए, लगता है आपको? सुनिए ना, अच्छी बात है, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जनता का पैसा है, पहला चीज। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार के पास। जो आप यहाँ देख रहे हैं रोजगार माइनिंग से आ रहा है, जो सरकार ये कर रही है, क्योंकि हमारा जो झारखंड है संसाधनों का, खनिज संसाधनों का ये है, उससे जो पैसा आ रहा है, उससे जो रिकवरी हो रहा है, वो पैसा है। अब मैं इसका एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एक नियम बताता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, ब्रह्मांड का एक नियम है कि सभी का एक शेयर समान है। कोई भी व्यक्ति ऊपर से ये कह के नहीं आता है कि मैं ज़्यादा शेयर होल्डर हूँ, सभी का शेयर समान है, सभी शेयर होल्डर है। तो ये आपको देना होगा, ये कोई पैकेज नहीं है, कोई रेवड़ी नहीं होना चाहिए, आपको देना है, लेकिन उससे उनका विकास नहीं हो सकता। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मेरी बात सुन लिया जाए, उससे उनका विकास नहीं हो सकता। विकास करने के लिए उनको आप उनके बुद्धिमत्ता जितना है उसको और विकास करना होगा, उनका स्किल डेवलपमेंट करना होगा, उनका बौद्धिक विकास करना होगा। उसके बाद वो राशि की फिर उन्हें जरूरत भी नहीं होगी। जैसे बौद्धिक विकास होगा, उन्हें आप जॉब दीजिएगा, जॉब देने के पश्चात वो कहीं ना कहीं वो सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि मैया राशि योजना के तहत एक क्राइटेरिया भी है कि जो ITR भर रहे हैं
या जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं, इस तरह का कुछ कंडीशंस है, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि जो ITR भर रहे हैं या उनके घर में कोई व्यक्ति अगर भर रहा है ITR और वो घर में एक व्यक्ति बेरोजगार है तो शायद उसको भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग बौद्धिक विकास की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग रोजगार उत्पन्न क्यों नहीं कर रहे हैं। एकदम राइट। मेरा भी यही कहना था कि जो मैया सामान में जो पैसा जो जा रहा है उसे कहीं ना कहीं रोजगार को कहीं ना कहीं उसको जनरेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस तरह को बढ़ावा देना चाहिए था। तो उससे क्या होता है कि रोजगार जो है खुद ब खुद उसके पास में वो पैसा भी आ जाता है, रोजगार भी हो जाता, उससे ज़्यादा सशक्तिकरण मिलता। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि इस बार चुनाव में हमको देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं युवाओं के प्रति जो बड़ा बड़ा पार्टियां हैं, बड़ा बड़ा युवाओं के प्रति उदासीनता दिखा। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो युवाओं को लेकर के चल रहा है, न युवाओं के लिए कार्य कर रहा है। उसके लिए अब क्या बोलना चाहिए? देखिए, सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, आप ये धीरे धीरे देखिए अर्ध सरकारी और सरकारी संस्थाएं कहीं ना कहीं और वो प्राइवेट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब वो प्राइवेट हो रहे हैं तो प्राइवेट के जो CEO होंगे, जो MD होंगे, वो अपने अनुसार काम करेंगे। तो यहाँ पर सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे बंद होती चली जा रही हैं। तो आप उसके पैरेलल कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे रांची में HSC का मुद्दा देखिए, HSC की लड़ाई आज सालों से हो रहा है, लेकिन उसके जिनवार्दन के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीति सब उसकी कर रही है। ठीक है, वहाँ से कई लोग विधायक बने, कई मंत्री बने, लेकिन वो उस क्षेत्र से आने के बाद भी वहाँ पर कहीं भी उसका एक होता है स्टेबिलिटी, उस तरह का स्टेबल करने के लिए कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप मुर्गी बेचवा के, अंडा बेचवा के, धुसका बेचवा के, ये सब बेचवा के रोजगार उत्पन्न नहीं करवा रहे। कोई BA पास व्यक्ति अंडा नहीं आप उसको बोलिएगा कि अंडा बेचिए, मुर्गी बेचिए। आप उसको स्किल उसका डेवलप कीजिए ना, उसको टेक्निकल डिग्री दीजिए। जैसे मेरे कांके विधानसभा के मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कांके विधानसभा में बुढ़मू खलारी के बीच में या कांके में आपको ITI कॉलेज खोलना चाहिए, आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहिए, आपको फार्मासिस्ट कॉलेज खोलना चाहिए, आपको GNM ANM कॉलेज खोलना चाहिए। क्योंकि अगर वो घर के बगल में होगा या 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का रेंज में होगा तो लोग जा सकेंगे। लेकिन अगर 50-60-70 किलोमीटर का रेंज में है तो वो बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो जब उसके पास रोजगार होने के लिए भी डिग्री चाहिए, डिग्री उपलब्ध नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। अब जब डिग्री मिल जाएगा उसके बाद आपको उस डिग्री के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो रोजगार मिल सकता है, तो उसमें काम नहीं हो रहा है। तो मैं एक चीज़ बताना चाह संतोष जी कि आप जो कांके विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो आपका जो कांके के मतदाता हैं, जो युवाओं हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या बोलना चाहिएगा कि जो आपके प्रति एक भरोसा लोग जागे या भरोसा करे? देखिए, ऐसा है कि जितने भी अभी तक वहाँ विधायक बने हैं, मैं एक डाटा देता हूँ, 5 साल में 15 से 16 सत्र होता है विधानसभा का। अब मुश्किल से वहाँ से जो भी विधायक अभी तक बनते हैं 20 से 25 बार मुश्किल से क्वेश्चंस करते हैं 5 साल में। अगर 20 साल 25 साल का हम डाटा उठा के लिए गए तो आप मुश्किल से आपको 70, 80 या 90 का सवाल होगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, यह होगा। अब कोई भी वहाँ के विधायक को अगर अब जब अभी तक बने हैं, जो पूर्व में थे या वर्तमान में, उनके द्वारा जमीन पर कांके विधानसभा के लोगों के लिए लड़ाई आपने देखा है तो बताइए। कोई कांके विधानसभा के लिए लड़ाई कोई ऐसा देखा है? कांके डैम का जो पानी कितना बदबू मारता है या कितना गंदा है, आधा रांची उस पानी को पीता है। हमारा जो लीवर है वो शरीर का इंजन होता है। इंजन धीरे धीरे लीवर बैठता है, अचानक नहीं बैठता, वो धीरे धीरे, वो पता भी नहीं चलता है। साइंटिफिक तरीके से कहा जाता है लीवर जब 75% खराब हो चुका होता है, जवाब दे चुका होता है, तब वो दिखता है। तो गंदे पानी पीने से वो लीवर धीरे धीरे बैठ रहा है। तो जब आपका इंजन बैठ रहा है तो बॉडी का जो अन्य पार्ट है वो भी काम करना बंद करता है। और जब अचानक लीवर बैठता है तो जिस वजह से जैसे जॉन्डिस होता है, तो वो क्या होता है, उसके बाद जॉन्डिस होने के बाद या जो भी गंदे खाने को या गंदा पानी पीने से होता है, वो धीरे धीरे फिर आपका एक ऐसा अवस्था में आ जाता है जब लीवर वो जवाब देने लगता है। तो आप तो किसी के जीवन के साथ खेल रहे हैं, आपको बहुत भरोसे के साथ लाया गया, आप तो कम से कम स्वच्छ पानी की लड़ाई तो लड़ सकते हैं। अगर वो सरकार नहीं सुनती है, कैबिनेट नहीं सुनती है, तो आप उसके लिए सड़क पे आइए। सड़क पे अगर नहीं सुन रही, आप विधानसभा में बोलिए। लेकिन उस
कांके डैम के पानी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। आप सुदूरवर्ती इलाकों में चले जाइए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के इलाकों से लोग पानी लेने जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, अब फिर उसके बाद वो पानी पीते हैं। अब समझ लीजिए आज भी 78 वर्षों की आज़ादी के बाद भी लोग पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी बात हो रही है। अब एक अलग ये होना चाहिए ना सबके लिए। एक जो बेरोजगारी भत्ता की बात होती है, आप बेरोजगार रहने ही नहीं दीजिएगा तो भत्ता क्यों दीजिएगा? आप देखिए बहुत सारा अब एजेंसी के माध्यम से बहाली होता है। वो क्या करता है? एजेंसी के माध्यम से बहाली, आपको उसको सरकारी कीजिए, नहीं तो उसका एक ऐसा मापदंड फिक्स कीजिए कि आर्टिकल 42 के तहत समान वेतन में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। तो ये तो आपके संविधान में लिया गया है। अब संविधान को सही ढंग से लागू कर दीजिएगा तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ आप देख लीजिएगा वो उस जगह पे जाके लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो खुश रहेगा उस सरकार से। जब वो लोग खुश रहेंगे तो हम लोग को आने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छे से काम कीजिएगा तो हम लोग फिर क्यों आए राजनीति में? हम लोग भी अपने अपने घर में रहते, अपने अपने कार्य को करते। तो चुनाव आप लड़ रहे, चुनाव जीतने के बाद पहला आपका कार्य क्या होगा कांके विधानसभा के लिए? आपका परिणाम जो भी हो, आप जीत का बात कर रहे हैं, जीत हो तो विधानसभा से लेके सड़क तक, उसके अलावा भी परिणाम जो भी हो, हमारी लड़ाई कांके विधानसभा के सभी लोगों के लिए जारी रहेगी। क्योंकि हमारी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो मजदूरों की लड़ाई लड़ती है, वो किसानों की लड़ाई लड़ती है, वो उन सभी वर्गों की लड़ाई लड़ती है जिनका सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग अगर 4 लोग हैं तो वो भी हम लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग अगर 50 लोग हैं तो हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं। हम विधानसभा में तो भी लड़ाई लड़ते हैं, हम विधानसभा में नहीं है तो भी हम लड़ाई लड़ते हैं, हम लोकसभा में तो भी लड़ाई लड़ते हैं, लोकसभा में नहीं है तो भी लड़ाई। क्योंकि हमारी पार्टी का जन्म ही हुआ है लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए, शैक्षणिक असमानता को दूर करने के लिए, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए। और इस विचारधारा के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई के साथ जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं कांके की जनता के साथ खड़ा हूं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं कांके विधानसभा की लड़ाई लड़ते रहूंगा। तो ये हमारे साथ थे संतोष जी, जो कांके विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और बोले कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक हम गरीबों के लिए, गुरुओं के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब आज इनके साथ कुछ और भी लोग हैं, हम जानना चाहते हैं। कहाँ सर, आप संतोष जी के साथ क्या माहौल क्या है उनका? हाँ, हम लोग संतोष जी के साथ हैं। हाँ। इस लड़ाई में हमारा सभी तरीके से उनको सहयोग है और आगे भी रहेगा सड़क से सदन तक। इस उनका लड़ाई में आप साथ दीजिएगा ना? हम साथ देंगे। हैं? मैंने कि आज हैं और कल ना ऐसा करिएगा? नहीं, हम लोग रहेंगे। तो ये आपका नाम क्या हुआ भैया? निरंजन कुमार वर्मा। निरंजन जी हुए। तो इनको कहना है कि हम संतोष जी की लड़ाई में साथ रहेंगे। इनके साथ एक और हैं, जानना चाहते हैं। भैया, संतोष जी की लड़ाई में साथ आप रहिएगा ना? शुरू से थे और आगे भी रहेंगे। अच्छा, शुरू से थे और आज भी लड़ाई में साथ रहिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित कुमार शर्मा। तो ये हमारे साथ थे अंकित जी और संतोष जी और निरंजन जी। तो हमारे साथ ये 3 लोग हैं और भी लोग बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, क्या समय का मेरे पास भी अभाव है। आप देखते रहे नजर 24 लाइव।